हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग 12th आईएससी बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का उसको आज डिस्कस करेंगे बहुत शानदार तरीके से। मैंने एक वीडियो में स्पेशली बताया था कि इस पूरे जो साल है वो मैं आईएससी बोर्ड के लिए अलग से जो है वो सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते चलूंगा, चाहे वो आपका कॉमर्स का हो जो कि एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है, और दूसरा जो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स है उन दोनों के वीडियोस जो होंगे वो लगातार आपके पूरे साल जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉपर गाइडेंस भी देते चलूंगा ताकि एक तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी आगे चलकर ना हो, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का पेपर है क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है भाई। आप लोगों ने देखा भी होगा भैया लोगों को अपना कि भाई किस तरीके का रिजल्ट जो है वो निकल कर आया है कि नहीं। तो इकोनॉमिक्स में जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो धीरे धीरे बच्चों का कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रटने वाली चीजें बहुत कम है और थोड़ा सा एक तरीके से एनालिसिस वाली जो चीजें हैं, एनालिसिस करके चलने का जो इसमें टॉपिक है या फिर बोला जो समझने वाली टॉपिक है वो ज्यादा इन कंपेयर टू रटने वाली। तो आप यहाँ पर रटना पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन रटना वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप समझ के चलिए, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स 12th में लिया है तो एक तरीके से आप आगे चलकर जो है आपके जीवन में इकोनॉमिक्स हमेशा रहने वाला है, अगर आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में कुछ करने वाले हैं या फिर कॉमर्स के फील्ड में कुछ करने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज होगा वो डिमांड के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, 11th में आपने पढ़ा होगा बहुत सारी चीजें, लेकिन इस वाले जो 12th में होगा वो शुरुआत हम लोग करेंगे डिमांड से। ठीक है, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं कि भाई एक बंदा है वो कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहा है, ये कुछ अलग खरीदना चाह रहा है, ये कुछ अलग खरीदना चाह रहा है, तो डिमांड कैसे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल सा कोई बोले कि पर्टिकुलर मान लो जैसे जिस चीज का प्राइस होता है, याद रखना कि जिस चीज का प्राइस होता है उसी चीज का डिमांड हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि जिस चीज का कोई कीमत नहीं होता है, जैसे एयर है, एयर जो हमारे इन्वायरमेंट में मूव कर रहा है उसका कोई प्राइस नहीं है, इसीलिए उसका कोई डिमांड क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब उसकी डिमांड नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा तरफ से अगर देखा जाए कि एक पर्टिकुलर इंसान है, वो एक पर्टिकुलर चीज खरीदना चाह रहा है, जैसे कि मान लो एक पेंसिल खरीदना चाह रहा है और पेंसिल का दाम है 10 रुपया। अब अगर उसके पास उस बंदे के पास 10 रुपया नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। अब जब परचेजिंग पावर नहीं है तो ये बंदा पेंसिल तो खरीद नहीं पाएगा, तो खरीद नहीं पाएगा तो डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डिमांड क्रिएट कब होता है? जब वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ खरीदना चाहता है जिस भी प्राइस पर, और वो प्राइस को पे करने के लिए उसके पास एक सफिशिएंट परचेजिंग पावर हो। ठीक है, तो अगर परचेजिंग पावर होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो डिमांड क्रिएटेड है। अगर परचेजिंग पावर नहीं रहता है तो डिमांड क्रिएटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा बेसिक था, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू से। मैंने आपको आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरीके के पैटर्न जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो यूनिट आपका आ रहा है भाई इस बार, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों निकल के आ रहे हैं। सबसे पहले उसमें डिमांड का चैप्टर है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, फिर सप्लाई है। ठीक है, तो दो डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू और मेन मार्केट एंड फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ से 12 नंबर के आ रहे हैं और यहाँ से 12 नंबर के। जब आप मार्केट मैकेनिज्म जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अभी आगे चलकर हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो 40 मार्क्स जो होगा वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से और 40 नंबर का आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, अच्छा थ्योरी मार्केट मैकेनिज्म में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। मार्केट मैकेनिज्म में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करती है इंडिविजुअल लेवल पर, उसको हम लोग देखेंगे। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पर 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग 8 मार्क्स। ठीक है, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क्स, और एक तरीके से आपको देखने को पब्लिक फाइनेंस 6 मार्क्स, और हमारा नेशनल इनकम 12 मार्क्स का। तो ये आपका वेटेज रहने वाला है पूरे एग्जाम के तौर तरीके से अगर देखा जाए। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देखें और चीजों को सही तरीके से लेकर चलें तो हो सकता है कि हमारा जो 80 आउट ऑफ 70 प्लस जो है, ठीक है 70 प्लस जो है आ सकता है। ठीक है, 70 प्लस आउट ऑफ 80। क्लियर? चलिए आगे थोड़ा सा सिलेबस में इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डिमांड के चैप्टर में, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। जो डिस्कस करने वाले हैं डिमांड है, फैक्टर अफेक्टिंग, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ बस वही वाला है। तो इससे बाहर आपको डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ना है। तो जो डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर है, डिमांड का चैप्टर है,
जिसमें एक तरीके से चीजें निकल के, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं, पहले ये बात याद रखिएगा, ठीक है, वो अलग चैप्टर है। फंक्शन है, लॉ ऑफ डिमांड है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व है, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। ये अगर और डिटेल में जाया जाए तो डायग्राम शुड बी एक्सप्लेन एंड ऑफ द लॉ ऑफ डिग्राम, मतलब लॉ ऑफ डिमांड, और एक तरीके से रीजन ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। तो ये स्पेसिफिक आपके सिलेबस है डिमांड से रिलेटेड, तो इसके आगे आप लोगों को नहीं पढ़कर चलना है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं सबसे पहला जो कि हम लोगों का इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होता है मीनिंग का, जैसे कि मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर इंसान है, समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ भी लेंगे, ठीक है। एक इंसान है, वो ये गाड़ी खरीदना चाह रहा है, इसका मान लो कि 20 लाख रुपए दाम है गाड़ी का, ठीक है, 20 लाख रुपए गाड़ी का दाम है। लेकिन ये ए पर्टिकुलर पर्सन या फिर अमन जो है, उसके पास एक पर्टिकुलर जो पैसा है वो नहीं है 20 लाख रुपया, मतलब इसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसका मतलब डिमांड क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर अगर नहीं रहेगा तो वो खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो डिमांड क्रिएट नहीं होगा। तो इसके पास क्या है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग, क्या कंज्यूमर जो है वो विल कर रहा है कि मुझे खरीदनी है, एंड एबल टू बाय, ठीक है, एबल टू बाय मतलब हैविंग सम परचेजिंग पावर, क्या होगा, हैविंग सम परचेजिंग पावर, एबल टू बाय एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस, कि जो भी प्राइस लेवल है उस पर जो भी कमोडिटी वो खरीदना चाह रहा है, ठीक है, और वो एबल है बाय करने के लिए ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी पीरियड ऑफ टाइम में वो खरीदना चाह रहा है कस्टमर, जितना भी टोटल, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। तो अगर देखा जाए सिंपल से लॉजिकल, कि मान लो कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के पास, जो भी कंज्यूमर रहता है, उसके पास इच्छा होनी चाहिए पहली बात, और एबल टू बाय, हैविंग सम परचेजिंग पावर होनी चाहिए, जो भी पॉसिबल प्राइस पर खरीदना चाह रहा है जिस भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। अगर बोला जाए डेफिनेशन जो है 4 एसेंशियल एलिमेंट को डिनोट करता है, 4 एलिमेंट को डिनोट करता है डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हैं, तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स ऑलवेज एट अ प्राइस, सिंपल सी बात है कि डिमांड हमेशा इकोनॉमिक्स में जो होता है वो प्राइस के लेवल पर ही होता है, ठीक है, प्राइस नहीं रहेगा तो डिमांड नहीं होगा, पहली बात। इट मेक्स नो सेंस इफ देयर इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस, अगर प्राइस नहीं है किसी भी चीज का, कीमत नहीं है, ठीक है, अगर प्राइस नहीं है तो उसका कोई डिमांड नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड भी हमारा प्राइस के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज, डिमांड एंड डिजायर आर यूज टू कन्वे द सेम मीनिंग, सिंपल सी बात है, डिमांड और डिजायर, आप इच्छा जो जता रहे हैं, आप मान लो कि आपको डिजायर है कि मेरे को ये खरीदना वो करना, तो डिमांड और डिजायर एक ही है, लेकिन हेंस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पास एबिलिटी होना चाहिए उसकी, उसे बाय कर सके, तभी वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सोच ही रहा है कि मेरे को यार वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो डिजायर डिमांड में तभी कन्वर्ट हो सकता है अगर उसके पास एक पर्टिकुलर पैसा हो जो कि एक तरीके से परचेज कर सके। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद अ रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड, देखो यहाँ पर टाइम पीरियड में डिनोट होता है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं, हम लोग ये नहीं बोलेंगे भाई 12 बजे या 11 पीएम में कितना जो माल है हमारा जो बिका, या फिर हमारा कितना डिमांड हुआ, बिका तो छोड़ दो, कितना लोगों ने डिमांड करा 11 बजे, ऐसे काउंट नहीं करते हम लोग, ये काउंट करते हैं कि एक वीक में कितना आईफोन बिका भाई, ठीक है, उसका कितना डिमांड हुआ, 2 वीक में कितना डिमांड हुआ, एक मंथ में कितना डिमांड हुआ, एक ईयर में कितना डिमांड हुआ, ठीक है, 1 ईयर में, पर्टिकुलरली हम लोग यहाँ पर 1 साल लेते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करते हैं, डिमांड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, तो याद रखना है कि डिमांड किस पर डिपेंडेंट है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किस पर डिपेंडेंट है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी पर। तो डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल, तो डिमांड हमेशा क्या है, फ्लो वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि हमेशा ये क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की कितनी क्वांटिटी आप किस प्राइस पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड का सिंपल सा मतलब है, तो आप लोग को ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, बस इतना याद रखना, आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं, आगे क्या है भाई, देखते हैं। आगे अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ डिमांड कितने होते हैं, तो डिमांड वेरियस टाइप्स के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, अगर बोला जाए नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, नेचर और उसके यूज ऑफ प्रोडक्ट, बहुत तरीके के हो सकते हैं। जनरली जो है आपकी किताब में 7 मेजर टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस किया गया है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ये दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड, जब एक बंदा, जब 1% डिमांड जो कर रहा है, ठीक है, मान लो कि एक श्याम है, अभी आगे डिस्कस भी कर लेंगे, श्याम है, श्याम जो है वो एक तरीके से क्या है, 5 रुपया जब प्राइस था तो वो 10 क्वांटिटी जो है वो डिमांड कर रहा था, जब 6 रुपया हुआ, ठीक है, तो वो 6 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, इसका मतलब क्या है,
जब प्राइस कम ज्यादा हुआ तो क्वांटिटी वो कम परचेज करने लगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि आपको समझकर चलना है। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड मतलब जितने सारे लोगों ने डिमांड क्रिएट करा है जिस भी प्राइस पर। एक्स एंटी डिमांड, एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स एंटी डिमांड मतलब जितना इच्छा जता रहे हैं लोग, मतलब क्या कि लोग मान लो कि 500 क्वांटिटी खरीदने वाले हैं, मतलब क्या अभी तक खरीदे नहीं है, अभी ये सोच ही रहे हैं, मतलब थिंक कर रहे हैं, लोगों ने थिंक करा है कि हम इतना खरीदेंगे लोग एज पर द रिपोर्ट। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने 600 खरीदा, मान लो 600 क्वांटिटी खरीदा, या फिर मान लो 400 क्वांटिटी खरीदा। तो एक्चुअल जो खरीदा गया है, एक्चुअल जो खरीदा गया है, ठीक है, एक्चुअल जो डिमांड किया गया वो हम लोग बोलेंगे एक्स पोस्ट डिमांड। ठीक है, ज्वाइंट डिमांड जो साथ में डिमांड किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कार और पेट्रोल, कार अगर आप लोगे, कार का डिमांड अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल की भी डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड का मतलब होता है किसी एक चीज का डिमांड बढ़ने की वजह से, किसी एक चीज का डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों का डिमांड जो है वो बढ़ जाना। कंपोजिट डिमांड क्या होता है? कंपोजिट डिमांड बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से जो है, मान लो कि स्टील से बनने वाली चीजों की डिमांड बढ़ गई, उसकी वजह से क्या हो गया, स्टील का डिमांड बढ़ गया। तो यहाँ पर चीजें जो है वो आपको 7 तरीके के देखने को मिलेंगे। वैसे आपके बुक में हो सकता है कि ये दोनों एक साथ दिया हो, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, मतलब ये तीनों अलग अलग दिया, ठीक है, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, ठीक है। लेकिन आप अलग अलग तरीके से देख के चलिएगा तो चीजें फिर आपको आसान दिखने को मिलेंगी। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड, अब देखिए वहां पर इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट एन दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, यहाँ क्या है, दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर विलिंग कर रहा है परचेस के लिए, मतलब क्या, जो इच्छा जता रहा है कि इतना परचेस करेंगे एट अ वेरियस प्राइस, जो भी प्राइस है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे द क्वांटिटी ऑफ मिल्क परचेज पर डे बाय योर मदर इज एन इंडिविजुअल डिमांड, जो आपकी माँ है, ठीक है, माँ है जो है वो एक तरीके से क्या कर रही है कि मान लो हर दिन वो 5 लीटर दूध जो है वो ले रही है, ठीक है, और पर लीटर जो दाम है, पर लीटर जो दाम है वो आपको मान लो कि 35 रुपया है, ठीक है, 35 रुपीज है, और वो पर डे ले रही है, तो हर दिन ले रही है, इसका मतलब वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो कि आपकी मदर है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड यहाँ पर बस द कमोडिटी, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज। यहाँ पर क्या है, जस्ट उल्टा, द सम ऑफ द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द हाउस होल्ड और द इंडिविजुअल, जितने भी आप सारे, अब मान लो कि आपकी माँ है वो खरीद रहे हैं दूध, उसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं जो भी दूध कंज्यूम करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे दूध का मार्केट डिमांड कितना हो गया। तो मार्केट डिमांड जितना भी दूध खरीदा जा रहा है इस प्राइस पर, ठीक है, क्योंकि प्राइस सबके लिए सेम होता है, ठीक है, वहां प्राइस चेंज नहीं होगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क विच ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय एट अ प्राइस पर डे इन अ इज अ मार्केट डिमांड कर, बस सिंपल सी बात है कि सारे जितने भी कंज्यूमर होते हैं वो जितना भी कमोडिटी खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको मार्केट डिमांड बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे देखा जाए एक्स एंटे और एक्स पोस्ट। एक्स एंटे डिमांड मतलब इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर वांट और विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि जितना विलिंग कर रहे हैं कि हम कितना बाय करेंगे, दैट कंज्यूमर्स, कि जितने भी कंज्यूमर्स ये सोच रहे हैं कि हम कितना बाय करेंगे। मान लो कि उसने ये सोचा कि आने वाले समय में, आने वाले 2 मंथ में, नेक्स्ट 2 मंथ में ये रिपोर्ट पता चला कि 500 पेंसिल वो खरीदने वाले हैं भाई कंज्यूमर, जो कि स्कूल वाले हैं, ठीक है, और वो 5 रुपया पर पेंसिल दाम होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, इट इज प्लान एंड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिमांड, ये प्लान रहता है कि कितना प्लान कर रहे हैं कि खरीदेंगे। लेकिन एक्सपोज डिमांड इट रेफर्स टू द अमाउंट दैट अ कंज्यूमर्स एक्चुअली परचेज, कि जितना कंज्यूमर ने एक्चुअली परचेज करा है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे 2 महीना में, यहाँ तो 2 महीने में 500 पेंसिल का डिमांड सोचा गया था, अब 2 महीने में कितना खरीदा गया, मान लो 600 पेंसिल खरीदा गया, क्यों, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है तो बहुत सारे बच्चे जो है पेंसिल ज्यादा खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक्सपोज डिमांड हो गया, जो एक्चुअल में खरीदा गया। क्लियर, द अमाउंट विच एक्चुअली बॉट, कि जिसे एक्चुअली बॉट किया जाता है, जो प्लान किया जाता है वो एक्स एंटे, एंटे मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये कंप्लीट हो गया। आगे अगर देखा जाए ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, ज्वाइंट डिमांड मैंने बताया कि जैसे कि मान लो कि ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ 2 or more गुड्स विच आर ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर, मतलब जो कि यूज किया जाता है, जैसे कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल कैसा चीज है,
जो कि दोनों साथ में ही कंज्यूम किया जा रहा है। अगर वो कार पेट्रोल वाला कार है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया भाई, यहाँ पर क्या बोला गया कि कार और पेट्रोल साथ में, मतलब कार का अगर मान लो कि डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पेट्रोल की भी डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। इसकी डिमांड कम हो रही है तो इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब क्या है, ज्वाइंट डिमांड, मतलब टू द डिमांड, मतलब बोला जाए ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर कमोडिटीज विच आर ज्वाइंटली एंड डिमांडेड टुगेदर। जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर एंड ब्रेड हो गया, मिल्क एंड शुगर हो गया, आर गुड्स विच आर यूज टुगेदर। ये सब सारे गुड्स यूज टुगेदर होते हैं। जैसे पेन और इंक हो गया, ठीक है ना, सेम उसी तरीके से शूज एंड सॉक्स हो गए, ठीक है, शूज एंड सॉक्स हो गए। तो बहुत सारे जो ज्वाइंटली डिमांड किए जाते हैं जिसको हम लोग ज्वाइंट डिमांड बोलेंगे। क्लियर, आगे देखा जाए। आगे बोला गया डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या हो गया, जैसे मैंने बोला कि बिल्डिंग का, मान लो कि बिल्डिंग का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, लोग बिल्डिंग ज्यादा बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लोग घर ज्यादा बनाना चाह रहे हैं। अब घर ज्यादा डिमांड इसका बढ़ गया भाई। अब इसके डिमांड बढ़ने की वजह से सीमेंट का डिमांड, ब्रिक्स का डिमांड, ठीक है, ब्रिक्स का डिमांड, फिर आपका हो गया स्टील का डिमांड, फिर आपका हो गया बजरी का डिमांड। बहुत सारी चीजें होती है जो यूज होने वाली चीजें हैं आपको घर में, घर को बनाने में, उन सब सारी चीजों का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। जैसे वुड का डिमांड, तो वो सब सारा चीज जो डिमांड है उसका बढ़ गया। क्लियर। तो डिमांड फॉर द कमोडिटीज दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। जैसे कि हम लोग H2O पढ़ते हैं ना, वाटर साइंस आ गया, लेकिन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अगर इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि अगर वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर एक चीज की डिमांड के बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़ जानी, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव डिमांड, डिराइव हुआ डिमांड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया डिमांड फॉर स्टील, ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स, वुड्स आर डिराइव डिमांड फ्रॉम द डिमांड ऑफ द हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग। The demand of those goods arises because of the demand of the house and the other building। कि हाउसेस और अदर बिल्डिंग की डिमांड बढ़ने की वजह से उन सब सारी चीजों की डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिली है। सेवेंथ आते हैं कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या होता है कि देखो, जैसे कि स्टील के यूजेस बहुत है कि बहुत सारी चीजों में। तो मान लो कि स्टील के बहुत सारे यूजेस हैं। अब वो यूटेंसिल में उसके हैं, ठीक है, बस बस वगैरह बनाने में, रूम कूलर वगैरह बनाने में, फिर आपको बिल्डिंग्स में यूज होते हैं। तो ये सब सारी चीजों की डिमांड मान लो कि बढ़ गई। मतलब क्या, स्टील से बनने वाली चीजों की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, उसके वजह से स्टील की डिमांड आपको बढ़ गई। यहाँ पर जस्ट उल्टा है। यहाँ पर एक चीज की डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीजों की डिमांड बढ़नी। यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिस चीज से बन रहा है उस चीज की अगर डिमांड, मान लो कि ये सब सारी चीज किससे बन रहा है, स्टील से, तो स्टील से बनने वाली चीजें बढ़ गई, तो इसका मतलब स्टील का डिमांड अपने आप ही बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर अ गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस कॉल्ड अ कंपोजिट डिमांड। एंड डिमांड फॉर अ स्टील सच एज डिमांड ऑफ द स्टील सच एज द यूज ऑफ स्टील इन मेकिंग यूटेंसिल, बस और कार, रूम कूलर, बहुत सारे में होता है, उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, देखते हैं। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं, जिसमें डिमांड्स अफेक्ट करती हैं, ठीक है। प्राइस, सिंपल सी बात है, प्राइस एक डिटर्मिनेंट के रूप में काम करता है। प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटता है, सिंपल सी बात है। और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है। तो यहाँ प्राइस जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है क्वांटिटी डिमांडेड में। इनकम भी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मान लो कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, इनकम जो है लोगों का बढ़ गया। तो जनरल से क्या होता है कि जनरल जो गुड्स होते हैं, जनरल गुड्स की डिमांड जो होते हैं, जो आमतौर पर यूज किए जाते हैं, जनरल गुड्स की जो डिमांड होगी वो एक तरीके से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे बोला गया कि डिमांड का कैसे कैसे या फिर कौन कौन से फैक्टर की वजह से चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम की वजह से चेंज हो सकता है। जैसे नॉर्मल गुड्स है, तो अगर इनकम बढ़ा, मान लो इनकम बढ़ा, तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इनकम जो है वो एक तरीके से घटा, तो नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड है वो एक तरीके से घट जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज याद करना है। दूसरा चीज अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या है, इंफीरियर गुड्स। देखो, इंफीरियर गुड्स क्या होता है, घटिया वस्तु होता है, ठीक है, घटिया वस्तु होता है। अब घटिया वस्तु होने का मतलब कि बहुत सस्ता सामान, जो कि थोड़ा सा अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो हम लोग बोलेंगे घटिया सामान। तो यहाँ पर देखा जो इंफीरियर गुड्स का क्या होता है भाई, तो ये अगर इनकम एक तरीके से इंक्रीज होगा, मान लो कि आप ज्यादा पैसा कमा रहे हैं पहले से, तो आप जो घटिया वस्तु होगा उसको कम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अच्छा सामान खाना चाहेंगे भाई, है कि नहीं। अनब्रांडेड खा रहे थे, आप ब्रांडेड खाएंगे।
दूसरा होता है कि इंफीरियर गुड्स क्या होता है, जब इनकम डिक्रीज हो जाता है, तो इनकम डिक्रीज होता है, इनकम कम होता है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लोग ज्यादा खरीदना, क्योंकि उनको लगता है कि भाई और दाम ना बढ़ जाए जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब सारे जो है वो एक तरीके से बहुत गरीब लोग जो है, या फिर एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास इनकम बहुत कम है, तो वो एक तरीके से कंज्यूम करके चलते हैं। इनएक्सपेंसिव गुड्स, इनएक्सपेंसिव जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, इसमें एग्जांपल आपका इंफीरियर गुड्स में मेज हो जाएगा, ठीक है, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, ठीक है, ये सब ज्वार बाजरा, ये सब नॉर्मल गुड्स में आपका क्लोथ हो जाएगा, ये सब सारी चीजें, ठीक है, ज्वार बाजरा हो गया। तो ये सब मोटा अनाज है जिसको दाम जो है उस तरीके से बहुत कम रहता है, ब्रांडेड कोई ब्रांड वगैरह नहीं है कि ज्वार है, अब आ गया धीरे धीरे, लेकिन ये सब चीजें नहीं। इनएक्सपेंसिव का गुड्स का एग्जांपल जैसे कि मैच स्टिक हो गया, मैच स्टिक और एक सॉल्ट हो गया, मैच स्टिक और बोल दो सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, मान लो कि अब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी ऑफ गुड्स, मतलब इनएक्सपेंसिव गुड्स, इनएक्सपेंसिव जो गुड्स है, तो यहाँ पर अगर इनकम आपका इंक्रीज करेगा तो कुछ हद तक अब धीरे धीरे क्या होगा, आप अच्छा खाने लगेंगे तो कुछ ज्यादा नमक खाएंगे, थोड़ा बहुत अधिक नमक, लेकिन कुछ समय आने के बाद होते होते क्या होगा कि आपका जो इसका डिमांड होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ा होगा नमक आप ज्यादा डालने लगोगे, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो सब्जी में एक चम्मच नमक डाल रहे थे, अब 2 लाख रुपए कमाओगे तो 4 चम्मच डालोगे, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। पहले भगवान भगवान की पूजा कर रहे थे तो मान लो कि 1 लाख रुपए तनख्वाह था, तो आप एक माचिस जला रहे थे, एक मैच स्टिक महीने में, अब जो है 10 मैच स्टिक की ज्यादा पूजा करने लगोगे, है कि नहीं। ज्यादा भी करोगे तो कितना ही आपका कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। आगे आते हैं थर्ड में, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी डिमांड इंक्रीज होती है। जैसे कि मान लो फिजिकल फिटनेस एंड क्रेज, फिजिकल फिटनेस क्रेज लीडिंग टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द जिम। बिल्कुल, कंज्यूमर का क्या है कि अब प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है हमारे लोगों को कोविड-19 के बाद, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक तरीके से डिमांड चेंज हो जा रहा है। तो डिमांड टेस्ट और प्रेफरेंस की वजह से भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पर क्या प्रेफरेंस दिया जा रहा है, टेस्ट मान लो कि केएफसी का बर्गर अब पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, केएफसी का जो पिज्जा है या फिर बर्गर है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मतलब इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो केएफसी का पिज्जा का डिमांड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी जो डिमांड में चेंजेस आते हैं, उसमें दो गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि साथ में कंज्यूम किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि मान लो कि आपको बोला जाए कार और पेट्रोल का ही ले लेते हैं, ठीक है, कार और पेट्रोल का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो कार और पेट्रोल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन है भाई, जैसे कि टी और कॉफी मान लेते हैं, ठीक है, टी और कॉफी क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइस बढ़ने की वजह से, मान लो कि टी और कॉफी क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, टी और कॉफी, तो यहाँ पर मान लो कि प्राइस बढ़ा है टी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ता है, कॉफी का, सिंपल सी बात है, और इसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम होगा। तो क्या है कि प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से जो चीजों की डिमांड घट और बढ़ सकती है, रिलेटेड गुड्स का भी। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के मतलब इसका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसका प्राइस बदला लेकिन क्वांटिटी डिमांड इसका भी बदल गया, मतलब डिमांड जो होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का भी बढ़ और घट जाता है अगर प्राइस रिलेटेड गुड्स का कम और ज्यादा होता है। दूसरा क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि कार और पेट्रोल। अब मान लो कि कार की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, कार की प्राइस बढ़ गई, अब कार की प्राइस बढ़ गई तो बढ़ने की वजह से कार की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, अब इसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो पेट्रोल भी डिमांड कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड उस तरीके से नहीं बढ़ेगी जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, क्योंकि कार उस तरीके से नहीं, उसका कार ज्यादा नहीं बिक पा रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सारा चीज समझ में आएगा। तो बोला गया द वे द डिमांड फॉर द वन प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने की वजह से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग क्रॉस डिमांड या फिर क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं, कि प्राइस तो इसका चेंज हुआ है टी का, लेकिन डिमांड कॉफी का चेंज हुआ है, मतलब दूसरे गुड्स का चेंज हुआ है, तो इसको हम लोग क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलते हैं और क्रॉस डिमांड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा याद रखिएगा। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन आते हैं, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है भाई, अब समझो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी बहुत रहती है। जैसे मान लो कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले मतलब इन इनकमिंग 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 मंथ्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस भाई बढ़ने वाला है। मान लो कि वो चीजों का, मान लो कूलर लेना चाह रहा है वो, अब कूलर लेना चाह रहा है तो सोच रहा है कि यार एक आने वाले समय में ना कूलर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, उस चीज का बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि उसको लगेगा कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ जाएगा भाई तो अभी ले लो, है कि नहीं, बाद में
तो अभी अगर वो सोच रहा है कि आने वाले समय में एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, अगर ये सोच रहा है कि आने वाले 2 महीने में प्राइस जो कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो प्राइस घटेगा तब उसको जाकर वहां पर ले सकता है। ठीक है, तो आई होप सो आपको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी, लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड डिमांड के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा भाई, डिमांड के चैप्टर में अभी हमने टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ा, ठीक है, और एक तरीके से डिटर्मिनेंट्स पढ़ा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा। अब इसके आगे जो होगा वो हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नोट्स जो होगा इसका जैसे ही चैप्टर खत्म होगा वैसे आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा भाई, टेलीग्राम का चैनल आपको दिख रहा है, ठीक है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी 10th 11th 12th के नाम से। आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर पूरे साल आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।